दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें हम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सामाजिक प्रणाली, प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान तथा उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न समाजशास्त्र विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे पीजीटी परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? पहला है उपयोगितावाद का दर्शन, दूसरा है व्यवहारवाद का मनोविज्ञान। इसमें आपको बताना है कि मीड जो है, मीड एक विचारक हैं, समाजशास्त्री विचारक। उनके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें कौन सी हैं? तो ये दोनों ही, उपयोगितावाद और व्यवहारवाद का मनोविज्ञान, दोनों ही मीड के प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण आधार हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि मीड जो हैं ये मिशिगन विश्वविद्यालय में दर्शन और सामाजिक मनोविज्ञान के प्रोफेसर थे। इनकी पुस्तक है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ए सोशल बिहेवियरिस्ट। इसके दृष्टिकोण को 1934 में उनके छात्रों द्वारा मरणोपरांत प्रकाशित किया गया और इस पुस्तक ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के स्कूल की नींव रखी। उनके प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की महत्वपूर्ण जड़ें उपयोगितावाद और व्यवहारवाद के मनोविज्ञान में निहित हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं की अवधारणा प्राप्ति और सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? जे पियाजे और जी एच मीड, एस फ्रायड या ई दुर्खिम? तो सही उत्तर है दोस्तों, स्वयं की अवधारणा प्राप्ति एवं सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण का सिद्धांत जी एच मीड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आप जान लीजिए कि द एक्विजिशन ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सोशल आइडेंटिटी, यानी स्वयं की अवधारणा प्राप्ति और सामाजिक अस्मिता का सामाजिकरण का सिद्धांत जी एच मीड के द्वारा प्रतिपादित किया है। इसके लिए उन्होंने स्व उत्पत्ति की सामाजिक अंतःक्रियावादी व्याख्या प्रस्तुत की और व्यक्ति के सामाजिकरण में मीड ने समाज की महती भूमिका को इंगित करते हुए लिखा है कि बालक को अपने बारे में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही बोध होता है। इसी के द्वारा स्व की उत्पत्ति होती है। मैं व्यक्ति के जैविकीय पक्ष को अभिव्यक्त करता है, जबकि मुझे सामाजिक स्वचेतन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी उत्पत्ति दूसरों के द्वारा स्वयं को देखने की जानकारी से होती है। यानी दूसरे व्यक्ति उसे किन जगहों से, किन निगाहों से देखते हैं, उसी रूप में वह स्वयं को देखने लगता है। मीड ने मुझे की अवधारणा का प्रयोग सामाजिक स्व के लिए किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, किसका कथन है कि स्व की एक आवश्यक विशेषता है इसका आत्मवाचक स्वभाव? तो सही उत्तर है जी एच मीड का कहना है दोस्तों कि स्व की एक आवश्यक विशेषता है इसका आत्मवाचक स्वभाव। आप देख सकते हैं कि मीड ने स्व की अवधारणा को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का केंद्रीय आधार बनाया है। उनके अनुसार मनुष्य के भीतर स्व होता है और कई बार हम स्व का अर्थ आत्मा से लेते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क भले ही कलुषित हो जाए, लेकिन भारतीय परंपरा से हमारा विश्वास है कि मनुष्य की आत्मा या तकनीकी शब्दावली में स्व सबसे ऊपर होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रवृत्ति को कौन मानता है? देखिए, आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रवृत्ति का कौन मानता है, कौन सा विचारक? तो उत्तर है जी एच मीड। दोस्तों आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का जी एच मीड मानता है और वो कहता है कि शिशुओं के प्रारंभिक जीवन में जो कोई भी आता है वह उन लोगों के व्यवहार की नकल करने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्बर्ट ब्लूमर का योगदान किसके अंतर्गत आता है? देखिए, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, लोक पद्धति शास्त्र, प्रकार्यवाद या संरचनावाद? तो सही उत्तर है हर्बर्ट ब्लूमर का जो योगदान है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के याद आता है। दोस्तों मीड हैं जी एच मीड, सी एच कूले, थॉमस और हर्बर्ट ब्लूमर, ये प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित प्रमुख प्रवर्तक और समर्थक रहे हैं। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया है कि व्यक्ति जब किसी के साथ अंतःक्रिया करता है तो हमेशा वह अपने और दूसरे
दूसरे के व्यवहार को जांचता और परखता रहता है और उस परिस्थिति में अपने समझ बूझ के अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण एवं प्रतीक या संकेतों का आदान प्रदान होता है, जिससे व्यक्तियों की अंतःक्रिया प्रभावित होती है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद यानी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म शब्द की संरचना 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने की, किंतु इस सिद्धांत के संबंध में मतभेद है। कुछ लोगों ने इसे जॉर्ज एच मीड की देन बताया है, कुछ अन्य व्यक्तियों ने इसे शिकागो संप्रदाय के रॉबर्ट पार्क के नाम से भी जोड़ा है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की अवधारणा की रचना किसने की है? तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म यानी प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इस शब्द की रचना किसने की है? तो सही उत्तर है, अभी अभी आपने पढ़ा है कि हर्बर्ट ब्लूमर ने दोस्तों 1937 में इस शब्द की रचना की है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे जॉर्ज एच मीड की देन बताया है और कुछ अन्य व्यक्तियों ने इसे शिकागो संप्रदाय के रॉबर्ट पार्क के नाम से जोड़ा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबद्ध हैं? काम्ट, स्पेंसर, मार्क्स या ब्लूमर? तो सही उत्तर है ब्लूमर। दोस्तों, हर्बर्ट ब्लूमर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के अध्ययन से संबंधित हैं। यही प्रश्न फिर से पूछा गया है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से किसका नाम संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पीटर एच मान, पीवी यंग, जी एच मीड या सी ए मोजर। तो आप जान लीजिए, जी एच मीड, कूले, थॉमस और हर्बर्ट ब्लूमर, इन सभी का नाम प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में क्या शामिल है? देखिए, सोचने की क्षमता, सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रियाएं, मानस तथा सामाजिक चेतना या फिर अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया और अंतःक्रिया को सुलभ बनाती हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1 और 4। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया कि व्यक्ति जब किसी के साथ अंतःक्रिया करता है तो हमेशा अपने और दूसरे के व्यवहार को जांचता और परखता रहता है और उस परिस्थिति में अपने समझ बूझ के अनुसार व्यवहार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया के समय विभिन्न प्रकार के आचरण और प्रतीक या संकेतों का आदान प्रदान होता है, जिससे व्यक्तियों की अंतःक्रिया प्रभावित होती रहती है। जैसे जब दो प्रेमी प्रेमिका पहली बार आपस में मिलते हैं तो वे पहली मुलाकात में ही एक दूसरे से स्पष्ट नहीं होना चाहते। वे दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों, इरादों और संकेतों के माध्यम से समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक भाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे पर ढालते हैं। ये कथन किस विचारक का है? ऑप्शन देखिए, कूले, गिस्ट, किम्बल यंग या मीड। तो दोस्तों, ये कथन गिस्ट या जिस्ट का है, जो कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया वह पारस्परिक प्रभाव है जो मनुष्य अंतः उत्तेजना तथा प्रक्रिया द्वारा एक दूसरे पर डालते हैं। तो याद रखिएगा, ये गिस्ट का कथन है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के बाद आइए सामाजिक प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, टालगाट पार्सन, आर एम मैकाइवर, पैरेटो या स्पेंसर। तो सही उत्तर है टालगाट पार्सन्स। दोस्तों, सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा या सिद्धांत को तार्किक रूप से विकसित करने और इसे सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय टालगाट पार्सन्स को जाता है। और आप जान लीजिए कि सामाजिक विश्लेषण या सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा ये तार्किक रूप से विकसित करने, सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने का श्रेय टालगाट पार्सन्स को दिया जाता है। उन्होंने समस्त समाज को सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया और उन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि समाज में व्यक्तियों का आचरण किस प्रकार प्रभावित होता है। इस हेतु 4 प्रकार की व्यवस्थाओं का निर्माण होता है और पुनः इन 4 प्रकार की व्यवस्थाओं से व्यक्तियों का आचरण निर्धारित होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, देखिए, सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, अनुकूलन, सामाजिक क्रिया, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति, प्रच्छन्नता और सामाजिकरण। तो दोस्तों, इसमें देखिए, पहला नंबर तो अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और सामाजिकरण, ये 4 हैं। 1, 2, 4 और 5
1, 2, 4 और 5 यानी अनुकूलन 1, 3, 4 और 5 अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रछन्नता। ये देखिए ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए 4 प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती हैं जिनका निदान व्यवस्था में बहुत जरूरी है। यदि कोई व्यवस्था के 4 समस्याओं से निपट नहीं पाता तो व्यवस्था में गड़बड़ी या व्यवस्था समाप्त हो जाने की समस्या उत्पन्न होती है। ये हैं प्रछन्नता। इसके 2 रूप हैं, प्रतिरूप अनुरक्षण और तनाव प्रबंधन। दूसरा है अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति और एकीकरण या एकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्सन्स के अनुसार कितनी प्रकार्यात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये 4 पूर्वापेक्षाएं हैं टालकाट पार्सन्स के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों, पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रहने के लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से प्रकार्य करने की आवश्यकता है। तो देखिए अनुकूलन अभी आपने देखा है, इसके अलावा एकीकरण, इसके अलावा लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिरूप अनुरक्षण। तो 1, 3, 5 और 6 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना को बने रखने, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अनुकूलन, एकीकरण, लक्ष्य प्राप्ति और प्रतिरूप अनुरक्षण की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और तनाव प्रबंधन जो सामाजिक व्यवस्था की 4 प्रकार्यात्मक पूर्व दशाएं हैं, इसे किसने स्वीकार किया है आपको बताना है। बेबर, पार्सन्स, आर के मार्टन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है टी पार्सन्स ने दोस्तों अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और तनाव प्रबंधन सामाजिक व्यवस्था की 4 पूर्व आवश्यकताओं को स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया को एक व्यवस्था माना है जिसके 3 पक्ष होते हैं। इनमें से 2 हैं व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था। निम्नांकित में से उनके द्वारा बताई गई तीसरी व्यवस्था कौन सी है। तो व्यक्तित्व व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था के बाद है सोशल सिस्टम यानी सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन सी। दोस्तों पार्सन्स ने समस्त समाज को एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखने का प्रयास किया है। उन्होंने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में क्रिया शब्द का प्रयोग सामाजिक व्यवहार के पर्यायवाची के रूप में किया है। पार्सन्स ने प्रारंभ में 3 प्रकार की व्यवस्थाओं की चर्चा की थी। वे हैं सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। बाद में उन्होंने जैविक व्यवस्था यानी बायोलॉजिकल सिस्टम को भी जोड़ दिया और पार्सन्स ने जैविक व्यवस्था को भी अपने सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में इसलिए रखा क्योंकि व्यक्ति या समाज को जीवित रखने के लिए, रहने के लिए किसी न किसी प्रकार की आर्थिक क्रिया का होना नितांत आवश्यक है और आर्थिक व्यवस्था के अभाव में सामाजिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक व्यवस्था, तो सामाजिक व्यवस्था एकीकरण से संबंधित है। सांस्कृतिक व्यवस्था तनाव नियंत्रण से। व्यक्तित्व व्यवस्था दोस्तों ये लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित है और जैविक व्यवस्था अनुकूलन से। तो 1, 4, 2 और 3 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। 1, 4, 2 और 3 ऑप्शन ए आपका सही है। दोस्तों सामाजिक व्यवस्था के बाद आइए प्रघटना शास्त्र टॉपिक जो है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रघटना शास्त्र के प्रवर्तक कौन हैं। टालकाट पार्सन्स, एडमंड हुसर्ल, हर्बर्ट स्पेंसर या कार्ल मार्क्स। तो सही उत्तर है एडमंड हुसर्ल। दोस्तों हीगल की पुस्तक फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड 1807 में सबसे पहले फिनोमिनोलॉजी शब्द के प्रयोग के बाद समाज विज्ञान की शाखा दर्शन की ये मुख्य अवधारणा बन गई, किंतु आधुनिक काल में इस परंपरा का मुख्य स्रोत हमें एडमंड हुसर्ल की कृतियों में देखने को मिलता है। फिनोमिनोलॉजी 2 शब्दों फेनामेई और लोगस से बना है जिसका अर्थ है तर्क के द्वारा प्रकट होना। प्रघटना शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी विधि को समाजशास्त्र में प्रयोग करने का श्रेय एडमंड गुस्टाव अल्बर्ट हुसर्ल के शिष्य अल्फ्रेड शुट्ज को है। वास्तव में शुट्ज की कृति द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1932 ने प्रघटना क्रियावादी समाजशास्त्र के उद्भव की नींव रखी। दोस्तों प्रघटना शास्त्र की अवधारणा मैक्स वेबर की वर्स्टहेन की अवधारणा से मिलती जुलती है जो कर्ता के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं के अर्थ को जानने पर बल देती है। 1960 के बाद प्रघटना शास्त्र समाजशास्त्र पर छा गया। इसका सर्वाधिक चिरकालिक प्रभाव एथनोमेथोडोलॉजी पर पड़ा।
पीटर बर्जर और थॉमस लुकमन ने अपनी पुस्तक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966 में प्रघटना शास्त्र पर आधारित एक सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने सामाजिक क्रिया और सामाजिक संरचना के दोनों सिद्धांतों की मूल बातों को मिलाने का प्रयत्न किया है। और आप जान लीजिए कि प्रघटना शास्त्र के विकास में 3 विचारकों का महत्वपूर्ण रहा है। यूरोप में इसके प्रणेता हुसर्ल और शुट्ज हैं। अमेरिका में इसका विकास जॉर्ज संतन्या ने किया है। अब आइए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है प्रघटना शास्त्र का प्रणेता अल्बर्ट हुसर्ल को माना जाता है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा अलग नाम है अल्बर्ट हुसर्ल, इनको फिनोमिनोलॉजी शब्द का प्रणेता माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समाज विज्ञान में प्रघटना शास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? हीगल, हुसर्ल, सार्त या शुट्ज? तो दोस्तों समाज विज्ञानों के क्षेत्र में सबसे पहले हीगल ने जो है प्रघटना शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और उसकी पुस्तक आई थी फिनोमिनोलॉजी ऑफ माइंड। इसमें सर्वप्रथम फिनोमिनोलॉजी शब्द का प्रयोग समाज विज्ञान की शाखा दर्शन शास्त्र में किया गया था। लेकिन अगर समाजशास्त्र की बात करें तो हुसर्ल और शुट्ज का नाम प्रमुख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो उत्तर है ए शुट्ज। दोस्तों ए शुट्ज को प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन घटना विज्ञान के अध्ययन से संबंधित है? तो सही उत्तर है एडमंड हुसर्ल दोस्तों घटना विज्ञान या प्रघटना विज्ञान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। देखिए, द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक ए शुट्ज हैं। अगला प्रश्न है, प्रघटना शास्त्री ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है। ये विचार किसका है? देखिए, हीगल का, एडमंड हुसर्ल का, अल्फ्रेड शुट्ज का या एम हाइडेगर का? तो दोस्तों प्रघटना शास्त्री ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करना है, एडमंड हुसर्ल का कथन है। और प्रघटना शास्त्रीय ह्रास का उद्देश्य विचार की प्राथमिकता को प्रकट करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, एडमंड हुसर्ल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना करने के लिए जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया है वे क्या हैं? देखिए, इसमें तात्पर्य अंतर्वस्तु, ज्ञान का कोष्ठीकरण, परिप्रेक्ष्यों की पारस्परिकता या चेतना की अभिप्रायिकता। तो इसमें से आपको बताना है कि किन सिद्धांतों का या किन विचारों का प्रयोग एडमंड हुसर्ल ने अपने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में किया है। तो ये हैं दोस्तों ज्ञान का कोष्ठीकरण और चेतना की अभिप्रायिकता। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 4 आपके सही हैं। दोस्तों एडमंड हुसर्ल ने प्रघटना विज्ञान सिद्धांत में अपने विचारों की विवेचना के लिए ज्ञान का कोष्ठीकरण यानी ब्रैकेटिंग ऑफ नॉलेज और चेतना की अभिप्रायिकता यानी आइडेंटिटी ऑफ नॉलेज, इन अवधारणाओं का प्रयोग किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रघटना विज्ञान की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निहित है? देखिए, जीवन जगत, अंतरात्मपरकता, प्राकृतिक मनोवृत्तियां या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। दोस्तों अल्फ्रेड शुट्ज ने प्रघटना शास्त्र के प्रमुख 3 तत्व बताए हैं, जीव जगत, स्वाभाविक प्राकृतिक मनोवृत्तियां, अंतर व्यक्तिनिष्ठता, यानी ये तीनों ही देखिए, जीव जगत, स्वाभाविक या प्राकृतिक मनोवृत्तियां और अंतर व्यक्तिनिष्ठता, और ये तीनों ही तत्व प्रघटना शास्त्र की आधारशिला माने जाते हैं। और प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र की रचना इन तीनों अवधारणाओं के आधार पर की गई है। अल्फ्रेड शुट्ज के प्रघटना शास्त्र की और अधिक विकसित करने में ही हीप और राथ ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रघटना शास्त्री ने जीवन की दुनिया, अंतर्वैयक्तिनिष्ठता और प्राकृतिक मनोवृत्ति प्रत्ययों का प्रयोग किया है? तो सही उत्तर है अल्फ्रेड शुट्ज ने। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूल चूल विकल्प है? प्रत्यक्षवाद, उद्विकास, प्रकार्यवाद या विसरणवाद? तो सही उत्तर है दोस्तों दृश्य घटनावाद। प्रघटना शास्त्र का उदय दोस्तों समाजशास्त्र की एक नवीन शाखा के रूप में हुआ है और ये ज्ञान के समाजशास्त्र की एक शाखा है। तो आप जान लीजिए
दृश्य घटना विज्ञान प्रत्यक्षवाद का आमूल-चूल विकल्प है। आप जान लीजिए दोस्तों, ये जो ज्ञान का समाजशास्त्र है, इसमें मानव के ज्ञान का संबंध उसकी निजी चेतना के आधार पर स्पष्ट किया जाता है और इसमें व्यक्ति के स्वयं के दैनिक जीवन के विचारों का विश्लेषण किया जाता है और प्रघटना शास्त्र प्रत्यक्षवाद का आमूल-चूल या अतिवादी विकल्प है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रघटना शास्त्र इसके लिए एक अतिवादी विकल्प है। किसके लिए? तो आप जानते हैं, पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद के लिए प्रघटना शास्त्र एक अतिवादी विकल्प है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्यय शास्त्र या फिनोमिनोलॉजी शब्द किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है फिनोमिनोलॉजी शब्द दोस्तों दैनिक सामाजिक जीवन सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, देखिए, घटना क्रिया विज्ञान सामाजिक अध्ययन में किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देता है? ऑप्शन है वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, परंपरागत या अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण। तो सही उत्तर है व्याख्यात्मक। आप देख लीजिए कि घटना क्रिया विज्ञान या फिनोमिनोलॉजी समाजशास्त्र की वो शाखा है जो इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को जैसे देखता है वैसे ही उसकी निश्चित व्याख्या करता है, अतः इसका दृष्टिकोण व्याख्यात्मक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से उपर्युक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। तो इसमें देखिए, घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है। घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कारणात्मक व्यवस्था से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। तो सही नहीं है। घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज करने का प्रयास करता है। तो आप इसमें से देख सकते हैं केवल 1 और 2 आपके सही हैं कि घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है और ये साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखें तो एक विचारक हैं जॉन रैक्स, उनके अनुसार प्रघटना शास्त्र एक विशेष प्रकार का अंतर्ज्ञान है जिसके द्वारा वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को तथा सामाजिक जीवन के तथ्यों के बारे में सिद्धांतों को निर्मित किया जाता है। तो स्पष्ट है कि घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है और ये साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। प्रघटना शास्त्र के बाद आइए देखते हैं समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत है अद्यतन प्रवृत्तियों में एक लोक विधि विज्ञान है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, निम्नांकित में से लोक विधि विज्ञान या एथनोमेथडोलॉजी के प्रणेता कौन हैं? आपको बताना है एथनोमेथडोलॉजी यानी लोक विधि विज्ञान के प्रणेता कौन हैं। ऑप्शन है मैकाइवर, कूले, पार्सन्स या गारफिंकेल। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन डी गारफिंकेल। सामाजिक स्थितियों को परिभाषित और विश्लेषित करने के लिए व्यक्ति कुछ विचारधाराओं का पालन एवं प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्र के क्षेत्र में नवविकसित अध्ययन विधि जिसे नृजाति पद्धति या लोक विधि विज्ञान एथनोमेथडोलॉजी कहा जाता है, इन सामाजिक परिस्थितियों को परिभाषित और विश्लेषित करने वाले नियमाचारों की खोज की एक विधि है और इस उपागम के प्रमुख प्रवर्तक हेराल्ड गारफिंकेल हैं और इनकी पुस्तक है स्टडीज इन एथनोमेथडोलॉजी 1967। इसके प्रकाशन के द्वारा इस विषय के अध्ययन का सूत्रपात हुआ और इस उपागम को विकसित करने में गारफिंकेल को अल्फ्रेड शुट्ज की फिनोमिनोलॉजी की विचारधारा से प्रेरणा मिली। इसे अग्रसर करने में गॉफमैन, बिटनर, चर्चिल, सेक्स, संगोफ और सिसौरल आदि विद्वानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हेराल्ड गारफिंकल जो हैं वो लोक विधि विज्ञान के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, निर्जात विज्ञान पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है? एमाइल दुर्खिम, बी मैलिनोवस्की, हेराल्ड गारफिंकल या अल्फ्रेड शुट्ज। तो सही उत्तर है हेराल्ड गारफिंकल। दोस्तों, निर्जात विज्ञान पद्धति के जो संस्थापक हैं वो हेराल्ड गारफिंकल हैं। अगला प्रश्न है, हेराल्ड गारफिंकल ने किस वर्ष निर्जात पद्धति शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था? तो याद रखिएगा 1967। 1967 में जो पुस्तक है स्टडीज इन एथनोमेथडोलॉजी, इसका प्रकाशन हुआ था और इसी समय हेराल्ड गारफिंकल ने निर्जात पद्धति शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जान लीजिए कि हेराल्ड गारफिंकल ने निर्जाति शब्द का प्रयोग किया था।
अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रघटना शास्त्र के लिए एक अतिवादी विकल्प क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है। ये आप आगे चलिए। उसके बाद जब लोक विधि विज्ञान पे हम लोग आते हैं तो हेराल्ड गारफिंकल आ जाते हैं। हेराल्ड गारफिंकल ने निर्जाति पद्धति शास्त्र शब्द का प्रयोग 1967 में किया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने निर्जाति विज्ञान के लिए संपूर्ण महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत का प्रतिनिधित्व किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, निर्जात विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण जो प्रेरणा स्रोत है दोस्तों, इसका प्रतिनिधित्व जो है ई गॉफमैन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि लोक विधि विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। पहला है, लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता। दूसरा है, वे यथार्थ निर्माण की सामान्य बोध पद्धति का अध्ययन करते हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है लोक विधि विज्ञान के संबंध में। तो सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, लोक विधि विज्ञान सामान्य बोध की पद्धति का प्रयोग नहीं करता है, ये यथार्थ निर्माण की सामान्य बोध पद्धति का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति क्या है। लिखित अभिलेखों का अध्ययन, आंकड़ों का सांख्यिकी वर्णन, समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका या आंकड़ों के संकलन की व्यवस्थित विधि। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि गारफिंकल के अनुसार डॉक्यूमेंट्री पद्धति समाज के विश्लेषण के लिए गणना का तरीका है और डॉक्यूमेंट्री या वृत्तचित्र पद्धति सबसे पहले प्रयोग कार्ल मैनहीम और अल्फ्रेड शुट्ज के द्वारा किया गया था। तत्पश्चात एथनोमेट्रोलॉजी शब्द के आविष्कारक अमेरिकी समाजशास्त्री हेराल्ड गारफिंकल के द्वारा प्रयोग में लिया गया। इनका मानना है कि ये एक ऐसी विधि है जो दुनिया के बारे में लोगों और समाजशास्त्रियों के बीच समान तर्क का उपयोग करती है और इस विधि का उपयोग सभी लोग अपने सामाजिक संसार को समझने की कोशिश में करते हैं। इस पद्धति में किसी भी स्थिति में संदर्भ में निहित सुविधाओं की अनंत संख्या के कुछ पहलुओं का चयन करना है, उन्हें एक विशेष तरीके से परिभाषित करना और उन्हें एक अंतर्निहित पैटर्न के प्रमाण के रूप में देखना है। इसका अनुप्रयोग बचपन, युवा, लिंग, वयस्क, शिक्षा, चिकित्सा, नीति, संगठनात्मक संस्कृतियों पर शोध, अनुष्ठानों और मीडिया के उपयोग के विश्लेषण तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा समाजशास्त्रीय सिद्धांत उल्लंघन प्रयोग को एक विधि के रूप में उपयोग करता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है लोक विधि विज्ञान। देखिए, लोक विधि विज्ञान में उल्लंघन प्रयोग यानी ब्रेचिंग एक्सपेरिमेंट्स एक विधि है जो शिक्षा, लैंगिकता और संगठनात्मक रूपों आदि पर किया जाता है और इसका प्रयोग लैंगिकता के मामले में हेराल्ड गारफिंकल ने एग्नेस नामक व्यक्ति पर किया। गारफिंकल ने इस प्रक्रिया को पासिंग कहा है। वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लोग समाज और कुछ निश्चित वर्ग के सदस्य के रूप में नियमित प्रथाओं को सीखते हैं और नियमित रूप से उसका उपयोग करते हैं, जो उन्हें पुरुषों या महिलाओं के रूप में सफलतापूर्वक पहचान पाने यानी पास होने की अनुमति देते हैं। यह केवल इन प्रथाओं को सीखने में है जो हम एक समाजशास्त्रीय अर्थ में लैंगिकता की अवस्थिति की अवधारणा में आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गारफिंकल के लोक विधि विज्ञान में जिन प्रमुख अवधारणाओं को प्रयुक्त किया गया है वे कौन से हैं। देखिए, दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रिया, निर्देशिका या सामान्य वास्तविकता। तो सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4। दोस्तों, गारफिंकल के आप देखिए लोक विधि विज्ञान में दस्तावेजी विधि, निजवाचक क्रिया, निर्देशिका और सामान्य वास्तविकता, इन सभी को प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं गारफिंकल के लोक विधि विज्ञान में 5 प्रमुख अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें निर्देशिका या संदर्भिता, सामान्य वास्तविकता, निजवाचक क्रिया, दस्तावेज विधि और वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा निश्चित क्रम। अगला प्रश्न अब उत्तराधुनिकतावाद यानी पोस्ट मॉडर्निटी से संबंधित है। दोस्तों, आप देखिए निम्नांकित में से कौन उत्तर आधुनिकता के समर्थक हैं, आपको बताना है। एंथोनी गिडेंस, ज्यां बॉडिलार्ड, जे हैबरमास या जेसी अलेक्जेंडर। तो सही उत्तर है ज्यां बॉडिलार्ड। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उत्तर आधुनिकता या पोस्ट मॉडर्निटी की पहली परिकल्पना अर्नाल्ड टॉयनबी ने की थी, जबकि लियोनार्ड और ज्यां बॉडिलार्ड उत्तर आधुनिकता के समर्थक थे। उत्तर आधुनिकता विचार या दर्शन से अधिक एक प्रवृत्ति का नाम है और इसके विकास और अस्मिता का आधार वही उपयोग है जो आधुनिकता की देन है। टॉयनबी के अनुसार आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता तब शुरू होती है जब लोग
कई अर्थों में अपने जीवन, विचार और भावनाओं में तार्किकता और संगति को त्याग कर अतार्किकता और असंगतियों को अपना लेते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर आधुनिकता की पहली परिकल्पना अर्नाल्ड टोयनबी ने की थी, जबकि लियोनार्ड और जियां बॉडिलार्ड ने उत्तर आधुनिकता का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में दोस्तों कौन उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित हैं? जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, जैक देरिदा, माइकल फोकाल्ट और ये सभी। तो सही उत्तर है ये सभी। दोस्तों देखिए, उत्तर आधुनिकता संबंधी विचारों में जीन फ्रांसिस लियोटार्ड, जैक देरिदा और माइकल फोकाल्ट उत्तर आधुनिकता सिद्धांत से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकता विचारक नहीं है? आपको बताना है। देखिए, जे एलेक्जेंडर, जे देरिदा, जेमेसन या जे एफ लियोटार्ड। आपको बताना है कि कौन पोस्ट मॉडर्निटी थिंकर नहीं है या पोस्ट मॉडर्न थिंकर नहीं है। तो सही उत्तर है जे एलेक्जेंडर। दोस्तों जे एलेक्जेंडर मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे हैं, इसलिए उनकी गणना नव प्रकारवादी के साथ नव वामपंथी मार्क्सवादियों में की जाती है। इनकी कृति है थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, जो 1982-83 में 4 खंडों में प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक के माध्यम से अलेक्जेंडर ने पार्सन्स का विरोध किया। जे दरिदा, जेमिसन और जे एफ लियोटार्ड उत्तर आधुनिक विचारक हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता उत्तर आधुनिकतावाद के लिए सत्य नहीं है? आपको बताना है। ये मानवता को महत्व देती है, ये भावनाओं को महत्व देती है, ये सहयोग को महत्व देती है, या फिर ये तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर आधुनिकता के लिए जो सत्य नहीं है वो है कि ये तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व देती है। दोस्तों उत्तर आधुनिकता जो है ये मानवता, भावना, सहयोग को महत्व देती है, तर्क प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देती है। और आप जान लीजिए, आधुनिकता के बाद उत्तर आधुनिकता तब शुरू होती है जब लोग कई अर्थों में अपने जीवन, विचार और भावनाओं में तार्किकता एवं संगति को त्याग देते हैं, अतार्किकता और असंगतियों को अपना लेते हैं। तो याद रखिएगा, ये तर्क और प्रतिस्पर्धा को महत्व नहीं देती है उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की अद्यतन प्रवृत्तियों से संबंधित प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सामाजिक प्रणाली, प्रघटना शास्त्र, लोक विधि विज्ञान और उत्तर आधुनिकतावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों इसके बाद हम प्रमुख सामाजिक संस्थाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।